सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी TAC के लिए जो आयोजित परीक्षा की जा रही है उसके बारे में। और हम जो है क्योंकि एग्रोनॉमी के चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका जो है एग्रोनॉमी का चैप्टर ही आपको तैयार करा रहा हूँ। तो आज जो है मैं फसल के जो है बारे में परिचर्चा करूंगा, तो आप अंत तक जुड़े रहिए और मैं आपको ये बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप परिचर्चा में बने रहिए, ठीक है। दीर्घ अवधि की कौन सी फसल है, ठीक है। दीर्घ अवधि की कौन सी फसल है? धान, ऑप्शन 4 है धान, गेहूँ, मक्का, सूरजमुखी, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा गेहूँ। कौन सा? गेहूँ का। अब मैं आपको जो है शॉर्ट डे प्लांट मतलब अल्पावधि प्लांट और जो है दीर्घावधि प्लांट और प्रकाश अप्रभावी अप्रकाश दीप्ति जो है डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप एक गेहूँ लगा लीजिए। अल्पावधि जिसको इंग्लिश में शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। पौधे वे पौधे जिनकी बुआई के समय सूर्य ताप की लंबी अवधि और परिपक्वता के समय कम अवधि उसको अल्पावधि क्या अल्पावधि या शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। क्या पौधे कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे जैसे धान, क्या जैसे धान, ज्वार, बाजरा जो है ये सब जो है शॉर्ट डे प्लांट हैं, अल्पावधि के पौधे हैं, ठीक है। अब दीर्घावधि इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। फसल बोते समय सूर्य ताप की अवधि कम तथा फसल पकते समय सूर्यताप की अवधि लंबी हो, ठीक। जैसे गेहूं, जौ, ठीक है, गेहूं, जौ आदि ये मोस्टली जो है दीर्घावधि फसल बोते समय
बुआई करते समय, सोइंग करते समय जो है सूर्य ताप की अवधि कम होनी चाहिए तथा फसल पकते समय सूर्य ताप की अवधि लंबी हो, उसे हम अल्पअवधि प्लांट कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ आदि। रबी की जो फसल होती है वो शॉर्ट डे प्लांट होती है, और जो है खरीफ की जो फसल होती है वो लॉन्ग डे, सॉरी, खरीफ की फसल जो होती है शॉर्ट डे प्लांट होती है, और जो रबी की जो फसलें होती है जितनी रबी सीजन की, वो लॉन्ग डे प्लांट होती है। आप इसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर हुआ? खरीफ की फसलें शॉर्ट डे प्लांट, रबी की फसलें लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, जैसे सूर्यमुखी, टमाटर आदि। ये क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। इनसे सूर्य के ताप की जो अवधि होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जो है डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है। इसको नोट करते जाइए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। आवरणीय फसल किसे कहते हैं? आवरणीय का मतलब होता है कवर क्रॉप। ठीक है। आवरणीय का मतलब कवर क्रॉप। ठीक। यह है आपका मूंग, लोबिया, राजमा जो है, ज्वार। ठीक है। ऐसी फसल जो बुआई के बाद उगने में जो है फसल मूंग को कवर कर जाती है, आच्छादन का काम करती है, जो कि हवा, बरसात से जो है भूमि के क्षण को कम करती है, उसको हम कवर क्रॉप कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका लोबिया। क्या होगा? लोबिया। अब मूंग, अब इसमें जो है मूंग का क्या है? मूंग जो है, मूंग यह है कैच क्रॉप। ये क्या है? कैच क्रॉप। कैच क्रॉप वो क्रॉप होती है कि जैसे मान लीजिए दो मुख्य फसलों के बीच में जो उगाई जाती है उसको कैच क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लीजिए खरीफ के सीजन में हमने जो है अरहर का जो है पौधा लगाया, खेती सोइंग की अरहर की, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से जो है फसल सूख गई और जो है खेत खाली रहा और कम समय का था, तो वहां पर हम जो है मूंग की क्रॉप लगा देते हैं, मूंग, जिससे जो है हमको जो है पूरा तो नहीं लेकिन लगभग क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है और अगली फसल हम गेहूं की समय से ले लेते हैं। ठीक है। ये मूंग हो गया। और राजमा, एक राजमा आप हमने लिखा है दलहन फसल की, दलहन फसल की एकमात्र फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती। ठीक, नहीं करती है। ठीक है। आप इसको सब जो आज मैं लिखा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार अनगिनत बारें पूछे गए हैं, इनकी कोई काउंट नहीं कोई कर पाया है आज तक, किसी को याद नहीं हुआ है कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ज्वार,
इसको जो है ऊंट कराप भी कहते हैं, ऊंट कराप, सूखे की कराप, ऊंट कराप। क्योंकि इसको जो है जल की आवश्यकता कम होती है और जल के बिना जो है ये काफ़ी दिन तक अपना जो है सफलतापूर्वक जो है फसल खड़ी रहती है। जैसे ऊंट जो है ज़्यादा दिन तक जो है बिना पानी पिए जो है रह जाता है, उसी तरीके से ज्वार जो है, ज्वार भी जो है काफ़ी दिनों तक, मतलब इसको पानी की आवश्यकता कम होती है, तो इसलिए इसको जो है ऊंट कराप, सूखे की कराप कहा गया। क्या कहा गया? सूखे की कराप। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है, आज बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए गेहूं, गेहूं के बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन, जिसको हिंदी में पृथक्करण कहते हैं, आइसोलेशन, आइसोलेशन कितना होना चाहिए? ये जो है होना चाहिए 3 मीटर। इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करा दे रहा हूँ। 3 मीटर। जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं लगभग जैसे गेहूं, धान, जई, गेहूं धान जई के में जो है 3 मीटर पृथक्करण की दूरी जो है 3 मीटर होनी चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ये बार बार पूछा जाता है कि धान के बीज उत्पादन में आइसोलेशन की दूरी कितनी चाहिए। ये चाहे फाउंडेशन सीड पैदा करना हो, चाहे सर्टिफाइड सीड पैदा करना हो, आप जो है इसका जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप जो है 3 मीटर इसका लगाएंगे। ठीक है, 3 मीटर। निम्नलिखित मक्का की फसल में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न होती है। नंबर 1 जो है गिनिंग। क्या है? गिनिंग है। टेसलिंग, और सी पे जो है टेसलिंग हो गया आपका, गिनिंग, टेसलिंग और जो है पेगिंग, और डी होगा आपका रॉटिंग। ठीक है, तो गन्ना में जो मक्के में जो है टेसलिंग होता है। क्या होता है? मक्के में टेसलिंग। ये जैसे मान लीजिए मक्के का पौधा है, ये इसकी पत्ती है ये, तो यहाँ पर जो है ये टेसलिंग, ये जो है सिल्किंग होता है, और टेसलिंग जो होता है ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये जो है इसको हम भुट्टा कहते हैं, इसको सिल्किंग कहा जाता है, और ये टेसलिंग होता है। ये जो है मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। और कभी कभी मक्के में ये पूछ लेता है कि मक्के में जो है पहले टेसलिंग निकलता है, टेसल निकलता है कि सिल्क निकलता है, तो मक्के में पहले जो है ये निकलता है,
क्या, टेसल निकलता है। और ये जो है मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, यही हम लोग खाते हैं, यही पैदा होता है इसका, ठीक है। पेगिंग, पेगिंग जो है, ये जो है मूंगफली में जो पॉड सेट होती है, मूंगफली में जो फली लगने की क्रिया को पेगिंग कहते हैं, ठीक है। पेगिंग नोट कर लीजिए आप इसको। टेसलिंग मैंने आपको बता दिया, सिल्किंग भी बता दिया। और जो है रॉटिंग क्या होता है, रॉटिंग जो है जूट को हम पानी में डालते हैं, जूट को काटने के बाद हम पानी में डालते हैं और 1 हफ्ता तक उसको पानी में रखते हैं, और उसके बाद उससे जो रेशा प्राप्त होता है उसको हम रॉटिंग के मतलब रेशा के जो प्राप्त करने की प्रक्रिया थी, जिससे रेशा सड़ता है तो उसको हम जो है रॉटिंग कहते हैं, ठीक है। ये जूट में होता है। और गिनिंग तो आप जान ही रहे हैं, मक्के से कपास से जो है रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं, जो रेशा प्राप्त होता है उसको गिनिंग कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार आए हैं परीक्षा में, और पूरी की पूरी संभावना है कि कोई ना कोई जो है प्रश्न इसमें से आप जो है पूछा जाएगा। आपकी जो आने वाली परीक्षा टीएससी के है इसमें पूछा जाएगा। क्रिटिकल, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। क्रिटिकल किससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये जो है जो भी है आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है गेहूं, राई और जो है गेहूं राई, गेहूं गुड़े जई, ठीक है, गेहूं गुड़े जई और गेहूं गुड़े धान, गेहूं गुड़े धान, गेहूं गुड़े जौ, गेहूं गुड़े राई, गेहूं गुड़े जई और गेहूं गुड़े जौ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अक्सर जो भी एग्रीकल्चर की से संबंधित पेपर होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो आप इसको लगाएंगे गेहूं गुड़े राई, क्या लगाएंगे, गेहूं गुड़े राई। ट्रिटिकल जो है वो जो है इसी से प्राप्त हुआ है, किससे, गेहूं गुड़े राई के क्रॉस से। यह मानव निर्मित पहली फसल है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है मानव निर्मित कौन सी फसल है, तो मानव निर्मित जो है ये पहली फसल है राई। अगर क्वेश्चन ये आता है राई गुड़े गेहूं, ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, तो आप देखिएगा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लड़कों को मालूम है कि गेहूं गुड़े राई से हुआ है, लेकिन बहुत ही उतावलापन नहीं होना चाहिए परीक्षा हाल में। आप इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो कहीं राई गुड़े गेहूं ना आप लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए कि गेहूं गुड़े राई ऑप्शन में नहीं है, गेहूं गुड़े धान, गेहूं गुड़े जौ, गेहूं गुड़े जई, तो आप राई गुड़े गेहूं को लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये और ये दोनों साथ में हैं तो आप जो है इसको गेहूं गुड़े राई लगाएंगे, ना कि गेहूं गुड़े राई गुड़े गेहूं, यानी राई क्रॉस गेहूं होगा तो गलत जाएगा। अगर ये है गेहूं क्रॉस राइस तो राई, तो आप जो है इसको लगाएंगे अगर ये है, अगर ये नहीं है तो ये लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों है तो ये लगाएंगे, ठीक है। आपका क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसको।
कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत में जो है खाद्यान्न उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में भारत में खाद्यान्न की फसलों का क्रम उत्पादन तथा क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल और उत्पादन किसका है, धान का। धान मोर देन गेहूं। आप इसको चावल कर लीजिए, चावल मोर देन गेहूं। गेहूं जो है मक्का से ज्यादा है, क्या है, मक्का। उसके बाद ज्वार, ज्वार, ठीक है, मक्का, अरे सॉरी, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, ये उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इनका क्रम है। पहले पे चावल, दूसरे पे गेहूं, तीसरे पे मक्का, चौथे पर जो है ज्वार है। ये जो अमीनो एसिड के बारे में आप जानते होंगे, अमीनो एसिड जो है, जो खाद्यान्न की फसलें हैं, अनाजों में लाइसिन, क्या है, लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है। क्या होती है, नहीं, कमी ही नहीं, अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, लाइसिन नामक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। और दलहन में, अनाजों में लाइसिन नामक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता। यहां पर आप नामक लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस सही हो जाएगा। दलहन में मेथियोनिन, क्या, मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनाजों में जो है लाइसिन नामक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, और दलहन में जो है मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और आप कर लीजिए, ध्यान दीजिए, नोट करते चलिए और मेरी बात को सुनते रहिए कि आप जो है ये पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि रबी की क्रॉप कौन है, खरीफ की क्रॉप कौन है, और जायद की कौन सी फसल है। तो आप इसको जरूर कर लीजिए। जितने कुकुरबिट्स हैं वो जो है जायद की क्रॉप से हैं, ठीक है। तो इसको जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, इसको कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के परीक्षार्थी होते हैं वो बड़ी आसानी से इसको लगा लेते हैं, क्योंकि उनके सामने से गुजरता है, साल दर साल गुजरी हुई फसलें होती हैं, तो उसको आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो शहरी पृष्ठभूमि के परीक्षार्थी होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।